हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करते हैं आज के अपने जीएस के सेशन को। और आज जो जीएस में हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बोथ फॉर यूपीएसआई और यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2। तो आज जो हम करेंगे वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन कैसे करते हैं और संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है और क्या क्या लिमिटेशंस हैं स्टेट गवर्नमेंट पे कि वो पार्लियामेंट जो है कितनी लिमिटेड पावर है उनके पास संविधान को संशोधित करने की। क्या कौन से बड़े केसेस आए थे जिसमें कि वैलिडिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम बताया है कि संविधान में आर्बिट्रेरी जो है आप संशोधन नहीं कर सकते हैं या फिर आप जो है इसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो होगी संवैधानिक संशोधन को लेकर और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो है हेडिंग डालेंगे अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368, तो ये दिया गया है आर्टिकल 368 एंड पार्ट 20 में। ये आर्टिकल 368 और पार्ट 20 में दिया गया है और इसमें जो है लेड किए गए हैं कुछ प्रोविजन जिनके बारे में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है किस पार्ट को अमेंड कर सकती है, किस पार्ट को अमेंड कितनी मेजॉरिटी के साथ किया जाएगा, वो सब जो है आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो पार्लियामेंट हैज अ लिमिटेड अनलिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास जो है वो असीम पावर्स हैं, यानी कि वो कितना जितना चाहे वो उतना अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है। लेकिन इसमें रिजिडिटी और जो है एक तरह से कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल है एंड फ्लेक्सिबल। अब इस बात का क्या मतलब है कि वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब है कि कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर और लचीले से क्या तात्पर्य है? कठोर एवं लचीला, कठोर एवं लचीले से यह तात्पर्य है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन तो सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो है उनको आप अमेंड कर सकते हैं और कुछ प्रोविजन जो है वो सिर्फ आप स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही अमेंड कर सकते हैं। तो इसी के कारण जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि इट इज अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एज वेल एज रिजिड, यानी कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का जो है ये ब्लेंड है। अब इसमें आर्टिकल 368 में जो है कुछ बेस दिए गए हैं या प्रोसीजर दिया गया है। तो सबसे पहला तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड the constitution, not state legislature, तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट जो है इसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, लेकिन ये पावर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। यानी कि संसद अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन किसी भी स्टेट की विधानसभा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती।
तो विधानसभा जो है इनको डिबार किया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती। केवल किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए सबसे पहले आप याद रखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट bill can be introduced by a private member, a minister or private minister तो either by prime minister, it can be introduced either by a minister or private minister। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है ये कोई भी प्रस्तुत कर सकता है संसद में, इसको कोई भी जो है रख सकता है। तो इसको जिस तरह से भी आप पार्लियामेंट में रखेंगे तो उसके लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बनाया गया है कि केवल पार्लियामेंट में केवल जो प्राइवेट मेंबर है वही रखेगा या कोई भी नॉर्मल मेंबर है वही रखेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्राइवेट मेंबर हो, मिनिस्टर हो या फिर अदर मिनिस्टर हो, कोई भी इसको प्रस्तुत कर सकता है। और इसके लिए इसमें लिखेंगे कि इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन, it does not require prior permission of the president। तो इसके लिए परमिशन जो है, प्रायर परमिशन यानी पहले से ही जो प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर नहीं होती, तो इट डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे यहाँ पर जो इसका प्रोसीजर बनाया हुआ है उसमें बातें बताई गई है कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिर्फ संसद कर सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात इसमें कही गई है कि एक अमेंडमेंट बिल जो है वो प्राइवेट मिनिस्टर या कोई भी अन्य मिनिस्टर जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि किस किस टाइप्स होते हैं अमेंडमेंट के। ये टाइप्स जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में से ही एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे टाइप्स नहीं दिए गए हैं, बस जिस तरह से वहां पे लिखा हुआ है उस तरह से ही हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, नेक्स्ट है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, थर्ड by special majority and ratification of state, by special majority and ratification by the state, स्टेट। तो ये 3 टाइप है, आपको याद रखने हैं कि अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, आप सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, और स्पेशल मेजॉरिटी से कर सकते हैं, और स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट जो है इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो सिंपल मेजॉरिटी द्वारा किए जा सकते हैं, कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा किए जा सकते हैं, और कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट जो है उनकी सहमति भी लेनी आवश्यक है। तो इस तरह से जो है फाउंडेशन रखा गया है इसका,
और इसमें आर्टिकल 368 में आपको ये तीनों टाइप जो है पढ़ने हैं और जानने हैं कि किस किस तरह से अमेंडमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो है वो कौन कौन से जो प्रोविजन है वो सिंपल मेजोरिटी द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं। तो सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो भी प्रोविजन दिए गए हैं जो अमेंड किए जा सकते हैं उसमें वो प्रोविजन है जो कि रिक्वायर नहीं होता। सबसे पहले तो सिंपल मेजोरिटी की हम बात करते हैं। बाय सिंपल मेजोरिटी कौन कौन से अमेंड किए जा सकते हैं? बाय सिंपल मेजोरिटी, तो सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो है अमेंड किए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रोविजन ऐसे हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी होती क्या है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, इसमें लिखिएगा, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। सिंपल मेजोरिटी का मतलब है मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने भी मेंबर हैं वो प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद आता है आपका स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, अब स्पेशल मेजोरिटी जो है ये क्या होता है? इसका मतलब है कि 50% members 50% members and 1/3 present and voting। तो सिंपल मेजोरिटी का तो मतलब है कि जितने भी मेंबर प्रेजेंट है, 1/10 प्रेजेंट है उसकी स्ट्रेंथ का, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं, ये तो होगा सिंपल मेजोरिटी में। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 50% मेंबर्स जो है इसकी स्ट्रेंथ है वहां पर, उसमें से 1/3 प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं। तो इसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी इसलिए याद रखना है क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी द्वारा पारित किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाय द सिंपल मेजोरिटी कौन कौन से अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन into allocation of seats in राज्यसभा, इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स का आवंटन होता है वो जो है सिंपल मेजोरिटी द्वारा ही किया जा सकता है। फिर इसमें सेकंड आपको याद रखना है, नेम बाउंड्री, नेम बाउंड्री एरिया अल्टरेशन ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। इसमें सेकंड आता है जो कि सिंपल मेजोरिटी द्वारा किया जा सकता है, किसी भी राज्य का नाम, उसकी बाउंड्री, उसका एरिया, उसको अल्टर किया जा सकता है, चाहे वो कोई केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य है, ये भी सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो है बिल पारित होगा। नेक्स्ट है थर्ड में सिक्स्थ, जो इम्पोर्टेंट है आपको वही याद रखना, सिक्स्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ और फिफ्थ शेड्यूल में जो भी चेंज करने होंगे उसके लिए भी कोई स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर नहीं होता, इसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज किया जा सकता है, सिक्स्थ एंड फिफ्थ शेड्यूल। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट जो है, इसमें आपको याद रखना है कि काफी सारे जो हैं आपको बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर है या गवर्नर को लेकर है, ये बहुत सिंपल है जिनको स्पेशल मेजोरिटी द्वारा जो है किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी चेंज करना है स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पंचायत हैं, तो ये सब सिंपल मेजोरिटी द्वारा जो है किए जा सकते हैं। इसमें जो भी टॉपिक है आपको पूरी लिस्ट याद नहीं रखनी है,
सिंपल है, आप सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी वाले याद रखें, बाकी के आपको याद हो जाएंगे। तो स्पेशल मेजोरिटी वाले देख लेते हैं एक बार। स्पेशल मेजोरिटी, तो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा कौन कौन से प्रोविजन जो है वो किए जा सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा जो पारित किए अमेंड किए जा सकते हैं वो है आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि एक तो मौलिक अधिकार हो गए आपके, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत तो जो स्पेशल मेजोरिटी द्वारा किए जा सकते हैं वो फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक सिद्धांत और एनी सब्जेक्ट which is not mentioned above, which is not mentioned above। तो ऊपर जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से इस टॉपिक की लिस्ट बहुत बड़ी है, तो वो टॉपिक जो है हम आपको किसी भी तरह से प्रोवाइड करा देंगे लिंक में या कैसे भी, क्योंकि ये लिस्ट काफी बड़ी है। तो इस लिस्ट में जितने भी टॉपिक है वो उनको छोड़ करके सभी जो है स्पेशल प्रोविजन स्पेशल मेजोरिटी द्वारा ही वो किए जाएंगे, अमेंड किए जाएंगे। तो एनी सब्जेक्ट विच इज नॉट मेंशन अबव, तो ऊपर जो मेंशन नहीं है वो सारे प्रोविजन। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडेबिलिटी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और इसके तहत स्पेशल मेजोरिटी, हाँ, एंड रेटिफिकेशन बाय स्टेट, रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, बाय द स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, तो कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो चूंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी स्पेशल मेजोरिटी द्वारा ही वो होंगे, यानी कि 50% मेंबर्स और उसमें से 1/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके साथ साथ इसे स्टेट से भी सहमति लेनी होगी, और प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट जो है इसमें ये जो प्रोविजन है इसमें दिया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अगर उसमें कोई भी चेंज करना होगा तो स्टेट से भी सहमति लेनी होगी, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें अन्य कुछ प्रोविजन हैं जो आपको जानने चाहिए। नेक्स्ट है जो स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन बाय द स्टेट में आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किसी भी तरह का चेंज करना है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट
और इसके साथ साथ इसमें याद रखना है 7th शेड्यूल में कोई भी चेंज करना है। 7th शेड्यूल में अगर कोई भी चेंज करना है तो वो भी आप स्पेशल मेजोरिटी के बाद ही कर पाएंगे, स्पेशल मेजोरिटी, और उसके साथ साथ स्टेट से सहमति लेनी होगी। तो ये कुछ प्रोविजन है जो कि आर्टिकल 368 के तहत जो है अमेंडेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे किया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 जो है इसमें पावर दी गई है 368 में, और ये पार्ट 20 में वर्णित है, और ये संसद को पावर देता है कि वो संसद जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, संशोधित कर सकती है। और ये 3 तरह से होता है, इसमें याद रखना है आपको। एक तो सिंपल मेजोरिटी, इसे साधारण बहुमत भी कह सकते हैं, स्पेशल बहुमत कह सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी को विशेष बहुमत भी कह सकते हैं। और इसमें आपको कुछ कुछ दिए गए हैं टॉपिक, जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी जो होती है, सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी आपको समझना है, मेंबर्स जो भी प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं वो सिंपल मेजोरिटी होगी, जितने भी मेंबर वहां पर प्रेजेंट हो, पर कोरम होना चाहिए, यानी कि 1/10 जो है वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि 50% मेंबर्स हो वहां पर, और उसमें से 1/3 जो है प्रेजेंट और उन्होंने वोट की हो। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जो स्पेशल सिंपल मेजोरिटी द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं? अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में, अलोकेशन ऑफ सीट्स, नेम, बाउंड्री, एरिया, ऑल्टरेशन ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम या स्टेट का नाम, बाउंड्री, एरिया, या उसका ऑल्टर किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी। 6th और 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में शेड्यूल एरियाज आते हैं, और 5th में आते हैं अदर ट्राइबल एरियाज, तो इनको भी सिंपल मेजोरिटी में ही डाला है। और फिर है स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी वो है प्रोविजन रिलेटेड, तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। फिर आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 2 इंपॉर्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, ये स्पेशल मेजोरिटी द्वारा होंगे। और जो भी सब्जेक्ट पहली वाली लिस्ट में नहीं है, यानी कि सिंपल मेजोरिटी द्वारा नहीं किया जा सकते, वो सब स्पेशल मेजोरिटी द्वारा किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है फिर आपका स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, यानी कि इसमें ऐसे प्रोविजन है जिसमें आपको रेटिफिकेशन भी चाहिए, यानी कि सहमति भी चाहिए स्टेट की। सिंपल स्पेशल मेजोरिटी हो गया, उसके साथ साथ स्टेट की भी सहमति चाहिए इसको अमेंड करने के लिए, संशोधित करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है? तो इसमें याद रखेंगे आप इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और 7 शेड्यूल में कोई भी मेंशन है, कोई भी टॉपिक 7 शेड्यूल में मेंशन है, अगर उसमें इसको पार्लियामेंट को चेंज करना तो स्टेट का रेटिफिकेशन आवश्यक है। अब इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो करने जा रहे हैं कि अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। और इस केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो अननेसेसरीली या फिर ऐसा अमेंड नहीं कर सकती जिससे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो अब हम बात करेंगे अपने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि अमेंडमेंट तो कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत, मूल संरचना का सिद्धांत। तो इसमें आपको ये केसेस के थ्रू याद रखना है क्योंकि बेसिकली इसमें आपके बहुत इंपॉर्टेंट केसेस पूछे जाते हैं और उन केसेस के बेसिस पर ही आपको ये याद रखना है।
तो मूल संरचना का सिद्धांत जो है, सबसे पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये इंडियन इनोवेशन है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहीं से नहीं लिया है, फॉर्चुनेटली किसी भी कंट्री से नहीं लिया है। ये जो है इंडियन जुडिशियरी का इनोवेशन है, यानी कि इंडियन जुडिशियरी ने टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रूलिंग दी है, और इसके वेरियस जो जजमेंट्स आए हैं उन जजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लगाते हैं कि मूल ढांचा जो है इसमें कौन कौन से प्रोविजन है। तो सबसे पहला जो केस आपको इसमें लिखना है, तो यहाँ पर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर 1 आपको लिखना है, केस नंबर 1 ये है शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस। तो शंकरी प्रसाद केस जो है इसमें ये केस था आपका 1952 के आसपास, इसकी एग्जैक्ट डेट मैं अभी लिख दूंगी आपको। तो शंकरी प्रसाद केस में बेसिकली क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसको चैलेंज किया गया था, यानी कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो वैलिड नहीं है, वो वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है उसको अमेंड करने की। तो इसकी डेट एक बार आप लिख लीजिएगा, इसकी डेट मैं आपको बता देती हूँ, ये 1951 का, और ये केस जो है 1951 का केस है, शंकरी प्रसाद केस, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्तियां हैं, संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्तियां हैं, संशोधित करने की शक्तियां हैं, करने की शक्तियां हैं, वह यह संशोधन वैध है। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1951 में, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में कहा था कि जो संसद है उसके पास पावर्स है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको उन्होंने वैध माना था। लेकिन इन्होंने अपना जजमेंट जो है गोलकनाथ केस में रिवर्स कर दिया, गोलकनाथ केस। ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये था 1967 केस। अब गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को अमेंड नहीं कर सकती, मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। तो इसमें इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो गोलकनाथ केस में कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, और संसद किसी भी मौलिक अधिकार को एब्रिज नहीं कर सकती, टेक अवे नहीं कर सकती। ये तब का केस है जब राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से हटा दिया गया था। तब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है न्यायिक समीक्षा,
न्यायिक समीक्षा। तो यानी कि इसको इंग्लिश में आपको याद जरूर होगा, इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, तो इसको जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों आर्टिकल को चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया। तो उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी रूलिंग आती है, तो इसमें लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट अमेंडेड दीज आर्टिकल। गवर्नमेंट अमेंडेड दीज आर्टिकल, यानी कि गवर्नमेंट ने इनमें संशोधन कर दिया, दीज आर्टिकल्स। तो बेसिकली क्या हुआ, जब गोलकनाथ केस की रूलिंग आई उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इन दोनों आर्टिकल को ही अमेंड कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट आगे इस पे क्वेश्चन ना कर पाए। फिर उसके बाद आता है द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑल लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस में जो है रूलिंग बदल गई। केशवानंद भारती केस, इस केस का नाम भी याद रखना है आपको, केस के सभी के नाम याद रखने हैं। शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस 1973। ये बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की रूलिंग दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी पार्ट को, संविधान के मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकारों व किसी भी भाग को, व किसी भी भाग को संशोधित कर सकता है या कर सकती है, संशोधित शोधित कर सकते हैं, ये कर सकती है, परंतु परंतु वह संविधान के मूल ढांचे को या मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मूल संरचना को नहीं, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, नष्ट नहीं, मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसको फेमसली नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक डॉक्ट्रिन का लैंडमार्क जजमेंट, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, गोलकनाथ केस को ओवर रूल कर दिया। गोलकनाथ केस में इन्होंने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, संसद जो है मौलिक अधिकार ये जो है संशोधन नहीं कर सकती। तो इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 और 13 को ये अब्रिज नहीं कर सकती, उसको संशोधित नहीं कर सकती। तो इसका मामला जान लेते हैं, मामला है क्या। तो मामला ये है कि 13 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। 13 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 13 के बारे में इतनी ज्यादा जो है केसेस क्यों आए। अनुच्छेद 13 है क्या, अनुच्छेद 13 कहता है कि जो कानून फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, वो असंवैधानिक है, वो असंवैधानिक है, असंवैधानिक। तो आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि जो कानून
the laws inconsistent with the fundamental right are violative और unconstitutional। यानी कि जो भी फंडामेंटल राइट के विरुद्ध है कानून, यानी कि कोई भी कानून ऐसा बनेगा जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनेगा, वो कानून जो है असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन गवर्नमेंट जो है एक और आपको याद होगा कि इसमें 9th शेड्यूल बनाया गया था। नाइन्थ शेड्यूल, नाइन्थ शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल बनाया गया था और 9th शेड्यूल में लॉज डाले गए, लॉज और पॉलिसीज। और ये जो पॉलिसीज और लॉज थे ये स्टेट लॉज भी थे और एज वेल एज सेंट्रल लॉज भी थे, सेंट्रल लॉज। तो जब भी गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट को किसी भी तरह का लॉ बनाना है अपनी मनमर्जी से, कोई भी लॉ बनाना है, ये लोग 9th शेड्यूल में उस लॉ को डाल देते थे। क्योंकि 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ होगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। फॉर इंस्टेंस कोई भी लॉ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझ लो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, लिया उसमें एंट्री इसकी कर दी गई, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो उस समय है एक टसल रहता था कि जिसको भी सुप्रीम कोर्ट क्या करता था, ये कहता था कि ये नल एंड वॉइड है या ये वॉयलेटिव है, तो उसी को उठा करके गवर्नमेंट जो है उस रूल को 9th शेड्यूल में डाल देती थी। और इसकी वजह से जो है आर्टिकल 13 में जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो इम्यूनिटी उसको लॉ को मिल जाती थी और वो उसके हिसाब से जो है वो वॉयलेटिव नहीं होता फंडामेंटल राइट का। तो बेसिकली ये टसल चल रहा था जिसकी वजह से केशवानंद भारती केस आया और इसमें कहा गया कि कुछ भी कर सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे को आप नहीं बिगाड़ सकते हैं, मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। अब वेरियस जजमेंट से अब कॉन्स्टिट्यूशन में मूल ढांचा जो है वो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट है उनके तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम मूल ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे कि मूल ढांचा आखिर है क्या। तो इसमें हमने जो तीनों केसेस लिखे हैं इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको याद रखना। अनुच्छेद 13 याद रखना है, पूछे जाते हैं आपसे ये सभी तरह के क्वेश्चन जो है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आप देखिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो आप डालेंगे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, फोर्थ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और इसके साथ साथ जो भी हमारे बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसमें याद रखेंगे बेसिक फीचर्स में जैसे कि प्रियम्बल्स है, प्रियम्बल में जो हमारे आइडियल्स दिए गए हैं वो, तो उसमें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, फेडरलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू भी आप टेक अवे नहीं कर सकते और आपको याद रखना है जुडिशियल रिव्यू यानी कि जिसको हम न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं, इसको हिंदी में न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी लॉ की संवैधानिकता को देखती है तो उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। तो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा क्या है? जुडिशियल रिव्यू बेसिकली एक टर्म यूज होती है जब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो न्यायालय है ये किसी भी बनाए गए एक्ट की
कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि उसकी संवैधानिकता को चेक करते हैं कि क्या वो संविधान के संगत में है या फिर संविधान के विरुद्ध है, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू जो है न्यायिक समीक्षा, आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल 13 में भी दिया गया है और आर्टिकल 137 में भी दिया गया है। 137 में ये सुप्रीम कोर्ट वाले पार्ट में दिया गया है और ये दिया गया है फंडामेंटल राइट वाले पार्ट में। तो न्यायिक समीक्षा जो है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें आपको ये तीनों केस याद रखने हैं। एक तो ये तीनों केस याद रखिए, शंकरी प्रसाद 1951, गोलकनाथ केस 1967 और केशवानंद भारती केस। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है 1973। बहुत बार पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की मूल संरचना से संबंधित कौन सा केस है, यानी कि कौन सा केस है जिसके बाद मूल ढांचे की जो संरचना का सिद्धांत है वो आया है। ये आपके यूपीएसआई में भी कई बार पूछा जा चुका है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में भी और दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि केशवानंदा भारती केस जो है ये किस वर्ष हुआ था, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की संरचना का सिद्धांत किस केस में दिया था। तो आप सिर्फ एक नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इसमें एक अनदर केस है जो लेस लाइकली इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी बताना है, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात असर्ट की थी। ये 1980 का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर अदर प्रोविजन है वो जो पार्लियामेंट है वो चेंज नहीं कर सकती, चेंज कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को जो है वो बिना नुकसान पहुंचाए कर सकती है। तो ये जो है दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर। तो आज की हमारी क्लास का जो एक छोटा सा रिकैप है वो आपको याद रखना है। हमने आज पढ़ा अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो आर्टिकल 368 में और पार्ट 20 में हमने संवैधानिक संशोधन पढ़ा और इसके साथ साथ तीन तरह से संशोधन होता है, एक सिंपल मेजोरिटी द्वारा, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी द्वारा, तीसरा स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन बाय द स्टेट, यानी कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य द्वारा जो है सहमति भी होनी चाहिए। तीन तरह से अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके साथ साथ हमने मूल ढांचे का सिद्धांत भी पढ़ा कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो संसद के पास जो है शक्तियां हैं कि ये किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है 1951 में। अब 1967 में ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को अमेंड नहीं कर सकती। अब तीसरे में इन्होंने रूलिंग लेकर आई केशवानंदा भारती केस और 1973 में कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट में, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती, नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिना नष्ट किए बेसिक स्ट्रक्चर को वो अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिनको वो पार्लियामेंट जो है एक अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं हटा सकती, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सर्वोपरि है, यानी कि संविधान सर्वोपरि है। फिर रूल ऑफ लॉ आपको याद रखना है, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून का शासन। फेडरलिज्म आपको याद रखना है, संघवाद, सेक्युलरिज्म आपको याद रखना है, धर्मनिरपेक्षता, इक्वालिटी, समता और लिबर्टी, स्वतंत्रता और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो ये जो है दिए गए हैं आर्टिकल 13 में और 137 में जुडिशियल रिव्यू, और इसको आपको बाय हार्ट याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, केसेस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी में केसेस का इसलिए इतना ज्यादा रोल है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो केसेस के थ्रू ही हुए हैं और क्वेश्चन जो आए हैं वो केसेस पर भी पूछे जाते हैं। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसमें जो भी हमारी यूपीएसआई की क्लासेस चल रही है और रेलवे की जो प्री पैक चल रहा है, जाइए और उनको देखिए ऑनलाइन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।